हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए थे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन मीन्स कहां पर लोकेट करता है, कहां इसकी पोजीशन होती है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, आउटसाइड होती है न्यूक्लियस के, है ना। तो मैं लिख सकता हूं आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के इनसाइड लाई करता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, तो मैं लिख सकता हूं इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की। हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन है उसके वेट होता है नेग्लिजिबल हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन का वेट। प्रोटॉन का वेट होता है 1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन भी होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रॉन्स की भी, प्रोटॉन्स की भी और न्यूट्रॉन्स की भी। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो जो थॉमसन मॉडल है उसने ये नहीं बताया कि जो किसी भी हम एटम पर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, बम्बार्डमेंट अगर हम करवाएंगे अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उनका क्या नेचर होगा, ठीक है। बम्बार्डमेंट के बारे में थॉमसन ने नहीं बताया था, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट था, या जो थॉमसन था, साइंटिस्ट थे, वो सिर्फ इमेजिनेशन पर काम कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने कोई अपना एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रूव नहीं किया था। क्लियर है। तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट के बारे में नहीं बताया था, जो कि बाद में रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। और दूसरा, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं दिया था, ओनली इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन तर्क उन्होंने दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी। हाँ जी, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। रदरफोर्ड ने एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल है बम्बार्ड करते हैं गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है बम्बार्ड करते हैं, तो प्रोटॉन जो है वो सेंटर में लाई करता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज होती है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज होती है तो एनर्जी को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा, लूज करेगा, ठीक है। और अगर एनर्जी लूज करता है तो वो फॉल डाउन होगा, कहां पर, न्यूक्लियस पर, ठीक है, या फिर सेंटर पर। तो उसने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की या फिर पूरे एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोर मॉडल ने क्या बोला कि एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे और उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको हम के शेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड ऑर्बिट है एल शेल बोलते हैं, थर्ड ऑर्बिट को एम शेल हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं 2n स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्लियर है, k को हम बोलेंगे n इक्वल टू 1, l को n इक्वल टू सेकंड शेल। क्लियर है, और m को हम बोलेंगे n इक्वल टू 3 शेल। क्लियर, हाँ जी। और फिर उसने बताया अपने पोस्टुलेट्स में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ना तो वो एनर्जी को गेन करते हैं और ना ही एनर्जी को लूज करते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो उसने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। ठीक है, जितने भी मॉडल आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में उनको आप बताइएगा। ठीक है, कंपेयर करिएगा। नंबर फर्स्ट हमने सबसे पहले तो पढ़ा है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में क्या होता है कि जो एक एटम है एक वाटरमेलन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जिसमें जो रेड इक्वेबल पार्ट होता है वो सारा का सारा प्रोटॉन होता है, और जो सीड्स इनबीड कर रखे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, मींस उसने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल आया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, वहां पर बम्बार्डमेंट की थी, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो ऑब्जर्व किया गया कि जो न्यूक्लियस से जो पार्टिकल टकरा रहे हैं वो 180 डिग्री से वापस आ रहे हैं, 180 डिग्री एंगल से वापस आ रहे हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं कि अदर पार्ट से कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो अलग अलग एंगल से डेविएट हो रहे थे। ठीक है, अलग अलग एंगल से डेविएट हो रहे थे। तो इसका मतलब उसने बोला कि जो प्रोटॉन है या जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो पूरी तरह से सेम अमाउंट में किसी पार्टिकल में, किसी एटम में प्रेजेंट नहीं होता है। कहीं पर पॉजिटिवली पार्ट ज्यादा होता है, कहीं पर पॉजिटिवली पार्ट कम होता है। जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पर पॉजिटिवली पार्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए क्या हम अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे न्यूक्लियस के साथ और 180 डिग्री एंगल से वापस रिट्रेस हो जाएंगे। क्लियर है, तो और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। नेक्स्ट आया था बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल ने, अभी हमारी बात हुई है, बोर मॉडल ने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में लाई करता है एटम की, और जो उसका न्यूक्लियस का जो साइज है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर डिफरेंट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और उन ऑर्बिट्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो फॉर्मूला 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे k शुभ शेल है या पहली शेल है उसको मैं l इक्वल टू 1 पुट करता हूं और उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। ठीक है, k में आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, l में आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, m में इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 और n में इलेक्ट्रॉन आते हैं 32। क्लियर है, 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन n में आते हैं। क्लियर है, तो ये तीनों मॉडल हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। क्लियर है, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास रूल है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 2, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम डाल सकते हैं 2। जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, क्लियर मींस सेकंड जो ऑर्बिट है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक और रूल को याद रखना है कि हमें आउटर मोस्ट किसी भी शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट जो बाहरी शेल होती है उसमें हम केवल 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं तो थर्ड शेल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन पुट करता हूं, थर्ड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, और नेक्स्ट में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे नेक्स्ट शेल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मींस कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंटेन करती है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं 18 पुट नहीं करूंगा, हम 8 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल से हम इसको समझाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी बताइए। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कैपेसिटी ऑफ एन एटम, क्लियर है, किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। और कंबाइनिंग कैपेसिटी हम देखते कैसे हैं कि जो एटम है वो अपनी ऑक्टेट को गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने बोला एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। हाँ जी, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, और थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। मींस जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, या तो 0 करनी है या फिर 8 करनी है, क्लियर है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मींस +4 इसकी जो वैलेंसी हो सकती है, और या फिर गेन कर सकता है -4, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल वैलेंसी हम मान लेते हैं क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। ओवरऑल वैलेंसी 4 होगी, क्लियर। हाँ जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में लाई करते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, या तो 2 ले ले या 6 दे दे। तो इजी टास्क इसके पास क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, O-2, ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी क्या होगी, 2, क्लियर है। इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिटिवली
चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर है? न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसके पास 8 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 8 होगा। क्लियर? नेक्स्ट उसने बोला मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, ये क्या होगा? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे ऑक्सीजन है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 है। क्लियर है? और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 16। क्लियर है? इसका मास नंबर होता है 16। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर है? 8 इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। हाँ जी, नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स whose एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट जो मास नंबर होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? द एलिमेंट whose एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिकल बट मास नंबर इज डिफरेंट, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, 1 होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है? तो ये क्या है? आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोबार्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स whose एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, जिनके एटॉमिक नंबर तो होंगे डिफरेंट बट जो मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे बट मास नंबर सेम होगा। जैसे आर्गन है हमारे पास और कैल्शियम है। क्लियर है? आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 बट मास नंबर है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 बट आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18 और मास नंबर है 40। क्लियर है? लेकिन कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर भी क्या है? 40। ठीक है, तो एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट whose एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम या आइडेंटिकल, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शैल एक्सप्लेन। देखिए कि Na पॉजिटिव के पास K शेल एंड L सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसको एक्सप्लेन करना है। K शेल हम बोलते हैं फर्स्ट सेल को। क्लियर? L है सेकंड शेल। हाँ जी, जो सोडियम है सबसे पहले तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर? तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और सेकंड शेल में आते हैं 8 और थर्ड शेल में आते हैं 1। ठीक है, फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं K, सेकंड को हम बोलते हैं L और थर्ड को हम बोलते हैं M शेल। क्लियर? हाँ जी, फिर उसने बोला Na पॉजिटिव मींस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, और लूज कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। जैसे
फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर है, और थर्ड शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास, फर्स्ट शेल में तो बचे 2 और सेकंड शेल में बचे 8, ठीक है। और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो 2 ही आते हैं और सेकंड में 8 ही आते हैं, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। के और एल सब शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स, ब्रोमीन एटम अवेलेबल है 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में। हाँ जी, पहला है ब्रोमीन 3579, ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर है और 79 इसका मास नंबर है, और ये मिलता है हमें 49.7%, ये आइसोटोप मिलता है 49.7%। एंड ब्रोमीन 3581 सेकंड आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर है 35 और मास नंबर है 81, क्लियर है। हाँ जी, ये मिलता है हमें 50.3%, 50.3%, क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम, एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है ब्रोमीन एटम का, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये आइसोटोप हम लेते हैं, क्लियर है। हाँ जी, जो 79 है, जो 79 है ब्रोमीन का जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर 79 है, वो हमें मिलता है 49.7 डिवाइड बाय 100, क्लियर है। इतने परसेंट मिलता है तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है। प्लस जो 81 है, 81 है, हाँ जी, वो हमें मिलता है 50.3 बाय 100, क्योंकि 50.3% हमें मिलता था, क्लियर है। हाँ जी, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 80.006 यूनिट, क्लियर है। और यही हमारा क्या रहेगा, एवरेज मास नंबर रहेगा किसका, ब्रोमीन का, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ऑपरेशन।